हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 12th का, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, इसके बोर्ड एग्जाम, तो इसी की तैयारी के लिए आज के इस महा एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और सैंपल पेपर, जो कि हमारा सैंपल पेपर 3rd रहने वाला है। ठीक है। और पता है इस तीसरे सैंपल पेपर की सबसे खास बात क्या है कि सबसे पहली बात तो हम इस 1 से 1.5 घंटे के महा एपिसोड में इसे पूरा समझेंगे, यानी कि एंड तक एक ही बार में एक ही वीडियो एक पेपर पूरा। ठीक है। और दूसरी जरूरी बात कि इस सैंपल पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे, वो क्वेश्चंस ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बच्चों, और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है बच्चों कि जो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी जो समझाऊंगा, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप सभी बच्चों को पता होगा पेपर में 5 खंड होंगे और 30 प्रश्न होंगे। खंड का के अंदर आपके कुल मिला के 12 एमसीक्यू आने वाले हैं। खंड खा के अंदर 13 से 18 आपके 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। खंड गा के अंदर आपके ना 19 से लेके 23 ये आपके 4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। और खंड घा के अंदर 24, 25, 26 कार्टून, मैप और पैसेज वाले रहेंगे। और 5वें खंड में 27 से 30 आपके 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आप देख लेंगे, ये आपका सेक्शन ए हो जाएगा 12 एमसीक्यू का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का हो जाएगा, सेक्शन सी जो है आपका 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, सेक्शन डी में पैसेज कार्टून मैप हो जाएगा, और सेक्शन ई में 6 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में आपको मैं सारे के सारे एमसीक्यू भी समझाऊंगा, 2 नंबर के क्वेश्चन भी, 4 नंबर के क्वेश्चन भी, 6 नंबर के भी, और आपके पैसेज कार्टून मैप, सारी चीजें। ठीक है। बस आपको करना क्या है बच्चों, इस 1 घंटे से लेके 1 घंटे डेढ़, यानी 1.5 घंटे तक की ये जो वीडियो है ना, इसको कंप्लीटली एंड तक देख लेना। आई विल श्योर यू कि आपकी एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। सो आर यू गाइस रेडी। शुरुआत करें बच्चों अपने आज के तीसरे सैंपल पेपर के महा एपिसोड को। तैयार हो बच्चों? तो चलिए शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के इस पेपर का, आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि खंड का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो हमारे यहाँ से शुरुआत हो जाते हैं। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, यानी कि सबसे पहले तो हम 12 एमसीक्यू को करेंगे। तो आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे आंसर देने से पहले मन ही मन जरूर करने की कोशिश करना। और जब 12 एमसीक्यू हो जाएं तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कि 12 में से आपने कितने एमसीक्यू का राइट आंसर किया। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये चैप्टर 9 से है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में लागू की गई जो नई आर्थिक नीति थी, इसके द्वारा भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया, साथ ही भारत ने उदारीकरण को अपनाया। ठीक है, भारत ने अपना जो एकांतवासिता, एक तरीके से बोल सकते हैं, ये खत्म किया। ठीक है। तो ये जो नीति थी, नई आर्थिक नीति, ये कब अपनाई गई? आपके सामने ऑप्शन है 1996, 2023, ये तो बहुत पहले अपना ली गई थी। आजादी के बाद में तो खैर नहीं अपनाई गई थी जल्दी से, काफी टाइम लगा था इसको। तो 1991 या 96 हो सकता है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट है भाई? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1991 में खुले द्वार की, मतलब ये नई नीति अपनाई गई थी। ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना कि जब 1991 में ये नीति अपनाई गई, तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन? ठीक है, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन 1 और पीएम का नाम बताना है। ठीक है। अब इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में, थ्रू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, इंडिया बिकेम रेडी फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपन्स। व्हेन वाज दिस डन? इन 1991। ओके। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अकाली दल, इसका संबंध किस राज्य के क्षेत्रीय दल से है? तो आप सभी को पता है अकाली दल का संबंध किससे है? पंजाब के क्षेत्रीय दल से है। ठीक है। तो अकाली दल बेसिकली किसकी रीजनल पार्टी है? तो ये पंजाब। उसके बाद आ जाता है बच्चों यहाँ पे एम एन एफ।
ठीक है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मिजो नेशनल, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट। तो जैसा कि नाम से पता चल गया मिजो, तो मिजो यानी कि मिजोरम। तो ये किसका संबंध है इससे? मिजोरम से इसका संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसके अंदर आपको 4 बातें पता चले। बहुत ही अच्छी बातें हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962, ठीक है, जिसे हम बेसिकली तिब्बत की समस्या भी बोलते हैं, ओके, जिसको 1959 में जब दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी थी, किसने? दलाई लामा ने, ठीक है, तब ये चाइना ने बोला था कि भाई पंचशील समझौते का उल्लंघन है, तो इसी वजह से ये युद्ध हो गया था। उसके बाद भारत और चाइना के बीच में नेफा से संबंधित राज्य अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। भारत ने 1959 में राजनीतिक शरण दी किसे? तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, बिल्कुल सही है। भारत ने अपना सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण किया था, ये 1974 राजस्थान के पोखरण में किया था, ये भी सही है। और दूसरा किया था इसने 1998, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हमारी बातें हैं वो बिल्कुल सही है यहाँ। तो हम क्या बोल देंगे सर? ये जो डी वाला हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाएगा। इंडिया चाइना वॉर 1962 में हुआ था। नेफा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 1959 में जो तिब्बत के रिलीजियस लीडर थे दलाई लामा, इसे शरण दी गई थी। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1974 में हुआ, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अभिकथन और कारण जाते हैं। अभिकथन में कहा गया है प्रधानमंत्री इंदिरा इंदिरा गांधी जी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी, ठीक है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 को। किसने की थी? उन्हीं के अंगरक्षकों ने। कारण क्या था? ये अंगरक्षक बेसिकली सिख थे, ठीक है। और पंजाब में भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, ये सिख इसका बदला लेना चाहते थे, ठीक है, जो कि इसके अंगरक्षक थे। तो दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा बढ़ उठी। किस वजह से? जब उन्हीं के अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी, ठीक है। तो एक सिख थे उनके अंगरक्षक, तो इसीलिए क्या हुआ, बाकी धार्मिक समुदाय और सिख समुदाय के बीच में हिंसा बढ़ गई, ठीक है। यही कारण था कि उनके जो सुपुत्र थे राजीव गांधी, इन्हें 1984 में इन्हीं की मृत्यु की शहादत कह सकते हैं, शहादत तो नहीं, मृत्यु कह सकते हैं, ठीक है, उसका इन्हें फायदा मिला, ठीक है। और इन्होंने 1984 में अपनी सरकार, तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे एसेशन हमारा ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफ ट्रिपल सी से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल ठीक। यह प्रोटोकॉल ये जो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ये जापान के क्योटो में 1997 में अपनाया गया था, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से ये प्रभाव में कब आया था? ठीक है, तो पूरी तरीके से भाई प्रभाव में कब आया? ये बेसिकली 2008 है, ठीक है, ये 2008 है। तो कब आया था ये? 2005 में पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि भारत ने, ठीक है ना, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब साइन किया था? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब साइन किया था? आंसर आपको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है, यहाँ पे ये 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की फ्रैंकलिन नदी तथा इस नदी के आसपास के वनों को बचाने के लिए बांध के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो ये नदी बेसिकली कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की फ्रैंकलिन नदी पे पहला बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका इंग्लिश में बी। अब आ जाते हैं सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ के संबंध में आपको यहाँ पे गलत कथन का चयन कर, तो देखो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, इंग्लिश में फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, हिंदी में बोले तो सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, जो कि 15 गणराज्य 15 रिपब्लिक से बना हुआ था। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा, सोवियत संघ की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1922 को, बिल्कुल ठीक है। सोवियत संघ की जो राजधानी थी, ठीक है, राजनीतिक राजधानी, वो थी मॉस्को, बिल्कुल ठीक है। इसका विघटन हुआ था 21 दिसंबर 1991 को, ये गलत है, क्योंकि 21 नहीं बल्कि
26 दिसंबर 1991 को उसका विघटन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डी वाला है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और राइट क्या है 26 दिसंबर। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है एक मिलान। ओके, अब मिलान के लिए थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखिए शॉक थेरेपी क्या थी, तो आप सभी को पता है शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था जो कि सोवियत संघ के गणराज्य ने अपनाया। बोरिस येल्तसेन कौन थे, तो ये भैया रूस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, हैं भी। उसके बाद रूस का संबंध किससे है, तो रूस का संबंध है सोवियत संघ के उत्तराधिकारी से। और वार्सा पैक्ट क्या है, ये एक सैन्य समझौता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले का डी किस में है, पहले का डी इन 3 में है, और फिर दूसरे का बी किस में है, ये रहा देखो, सी वाला ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में शॉक थेरेपी एक इकोनॉमिकल मॉडल है। बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंट है रशिया के, रशिया जो है वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर है, एंड वार्सा पैक्ट मिलिट्री एग्रीमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब भारत का विभाजन हुआ, तो भारतीय विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। यह संख्या लगभग कितनी थी, तो आप सभी को पता है इसका आंसर कितनी थी, लगभग 80 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बारी आ जाती है यूएनओ के बारे में। यहाँ पे हमें बताना है यूएनओ के बारे में एक गलत कथन का जाए। तो यूएनओ बेसिकली उत्तराधिकारी है किसका, लीग ऑफ नेशंस का, बिल्कुल ठीक है। यूएनओ की स्थापना हुई 28 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ के स्थापित सदस्य जो थे, स्थापित सदस्य कंट्री वो 51 थी, वर्तमान में 193 प्लस हैं। और यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कहा गया ना कि इसकी स्थापना 28 अक्टूबर को हुई, ये गलत है, क्योंकि ये स्थापना इसकी कब हुई थी, 25 अक्टूबर 1945 को। ये एकदम सही है। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में ये 4 बातें आपको पता चल गई। ठीक है, देखो मेरी कोशिश ना हमेशा यही होती है कि एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे समझाऊं, ठीक है, कि उसके अंदर से 4 से 5 आपके जितने एमसीक्यू निकल सके वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, मान लेते मैं आपसे ये पूछता कि यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है, उसके लिए एक अलग एमसीक्यू, यूएन की स्थापना कब हुई उसके लिए अलग एमसीक्यू, सदस्य देश कितने थे स्थापित तो उसके लिए अलग एमसीक्यू, मुख्यालय कहाँ पे उसके लिए अलग। तो इसमें दिक्कत हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता जल्दी से, है ना। तो एक ही एमसीक्यू में आपको सारी बातें समझाना, यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में आ जाते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे बस बी जो है ना, ये 28 की जगह क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा बस। ओके, आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या करना है, एक जो गलत कथन है उसका चयन करना है। तो वो क्या दिया हुआ है, 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो बहुदलीय शासन प्रणाली जो थी इसका युग शुरू हुआ, क्योंकि जो कांग्रेसवादी प्रणाली चली आ रही थी अब इन 1980 के चुनावों के बाद वो समाप्त हो गई। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन था इसने सरकार बनाई, बिल्कुल ठीक है। इस दौरान नमित राव प्रधानमंत्री जी रहे, क्या लिखा हुआ है, नरिमह राव, नरिमह नहीं नरसिम्हा राव है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये वाला गलत है, क्योंकि इस समय कौन रहे थे, इस समय अटल जी। ठीक है, अटल जी प्रधानमंत्री रहे थे, नरसिम्हा राव जी नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका इंग्लिश में, तो आप देख लेना आपका डी वाला जो है ये रंग। तो अब आप मुझे बताना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कि आपने ये जितने भी हमारे 12 एमसीक्यू थे, सेक्शन 1 के 12 एमसीक्यू, इसमें से कितने का आपने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे अब। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला सेक्शन, खंड खा यानी कि सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर की हम बात करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने 2 नंबर के सबसे पहले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इसमें आपको एक चॉइस भी दी गई है, बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन क्या है, विदेश नीति किसे कहते हैं और नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो आ जाइए सबसे पहले ये समझते हैं कि विदेश नीति है क्या, फिर इसके उद्देश्य समझें। ठीक है, देखिए विदेश नीति का मतलब ये है
कि एक देश का दूसरे देश के साथ में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक विषयों पर जो नीतियां पालन किया जाता है उसका सामोच्च है। एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया की पाकिस्तान को लेके जो विदेश नीति है आप सभी को पता है कितनी कठोर है। वहीं इंडिया की रसिया को लेके विदेश नीति जो वो काफी ज्यादा लचीली है, व्यापार के मामले में, सैनिक मामले में, ठीक है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। तो ये जो नीतियां होती हैं इसी को हम विदेश नीति बोलते हैं, ठीक है। अब नेहरू जी की विदेश नीति के तीन सबसे बड़े उद्देश्य थे। सबसे पहला तो ये था कि भारत को लगभग 150 से 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासित किया, ठीक है, शासन किया, उपनिवेश बना के रखा। तो बहुत सारे संघर्ष करने के बाद में हमें आजादी मिली, संप्रभुता मिली है, हम इसको बचाए रखना चाहते हैं। दूसरा, आजादी के बाद देश में लगभग 565 रियासतें हैं। तो दूसरा उद्देश्य ये था कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो नए देश बने, उसकी बात अलग है, ठीक है। फिर ये था कि भारत जो थे, मतलब भारत कंट्री जो थी, अंग्रेज अपने पीछे एक गरीब, दरिद्र और अनपढ़ भारत छोड़ के गए। तो ऐसे में तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ये भी एक इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा था, ठीक है। तो विदेश नीति के बारे में और उद्देश्य आपको समझ में आ गए। अब बारी आती है इसके अथवा वाले क्वेश्चन की, थोड़ा ध्यान से समझो कि जब 1975 में आपातकाल लगा था, उसमें एक छोटा सा कारण था 1974 की रेल हड़ताल। तो ये जो 1974 की रेल हड़ताल थी, इसका नेतृत्व किसने किया था और इस रेल हड़ताल के दौरान क्या किया? तो आ जाइए समझते हैं। 1974 की रेल हड़ताल, तो लिखेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी एक राष्ट्रीय समिति ने जो रेलवे के कर्मचारी थे, इनकी सेवा और इनके बोनस से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में रेल हड़ताल की। तो किसने नेतृत्व किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने। अब इस हड़ताल को सरकार के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया और उनकी जो मांग थी सेवा की और बोनस की, ठीक है, उसको अस्वीकार कर दिया सरकार ने। अब इससे क्या हुआ? रेलवे के कर्मचारी, अन्य मजदूर और आम आदमी जो थे और जो व्यापारिक लोग थे जो कि इस फील्ड से जुड़े हुए थे, उनमें सरकार के खिलाफ में असंतोष पैदा हुआ, ठीक है। तो फिर उसी के बाद में एक छोटा सा कारण ये भी रहा था कि जब जून 1975 में आपातकाल लगाया गया था उसके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, जो कि यहाँ पे 1974 की रेल हड़ताल का आपको समझ में आ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लें, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी की थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड हु लीड द 1974 रेलवे स्ट्राइक एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इट। तो क्या हुआ था, किसने किया था? तो इजीली आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य? तो देखिए, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है, यानी कि जो यूएनओ था, आखिर इसको बनाया क्यों गया था? तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे जो झगड़े होते हैं, अंतरराष्ट्रीय झगड़े, इनको रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग को बनाए रखने के लिए और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, पूरे विश्व के जो विकासशील देश है वो अपना विकास कर सके, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जब 1939 से 45 का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ये जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, ठीक है, ये क्या हुआ? ये असफल हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए, ठीक है। तो तब जाके यूएनओ की स्थापना की गई थी इसके उत्तराधिकारी के रूप में, ओके। अब इंग्लिश में देख लेंगे, तो व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड एंड राइट द पर्पस। तो 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके पर्पस क्या थे वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। बहुत ही आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का वर्णन कीजिए। तो योजना आयोग क्या है? यह एक गैर संवैधानिक निकाय, ओके। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो जब इसकी स्थापना हुई थी उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में जो पीएम है वो कौन है इसके? वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। योजना आयोग का कार्य क्या है भाई? तो कार्य सबसे पहला तो ये था कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाए, ठीक है। दूसरा, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों के लिए वित्त का आवंटन। उसके बाद 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग भंग हो गया। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू आपको समझ में आ गए होंगे। स्थापना, अध्यक्ष, कार्य, ठीक है, योजना आयोग भंग कब हुआ,
नीति आयोग कब बना, तो ये बहुत सारे एमसीक्यू भी आपको पता चले। ठीक है बच्चों, चलिए इंग्लिश में देखते हैं। डिस्क्राइब द प्लानिंग कमीशन, तो इसके बारे में ये पॉइंट लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है UNFCCC में किस बात को स्वीकार किया गया। तो पहले इसकी फुल फॉर्म समझिए। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बेसिकली यह एक प्रकार की संधि थी जिसमें यह कहा गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले जो देश हैं वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी करेंगे। ठीक है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएंगे। और ये भी स्वीकार किया गया कि ऐतिहासिक और वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा जो बेसिकली हाथ है वो है विकसित देशों का, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री का हिस्सा है। तो इसीलिए विकासशील देशों को कुछ परसेंट यहाँ पे छूट दी जाती है इस मामले में। ओके, तो ये था बेसिकली। तो UNFCCC क्या है इसके बारे में आप यहाँ से सारी बातों को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, आपको कोई ऐसे दो कारण बताने हैं जिसकी वजह से आज तक भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं और भारत की इस पर क्या स्थिति है, ये भी आपको मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। 4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तब तक ये समझ लीजिए कि इसको सदस्यता प्राप्त क्यों नहीं हो पाती। तो सबसे पहला तो है भाई, सबसे पहला कारण है कि जो स्थायी वीटो पावर धारक देश है इनका। कैसे? क्योंकि जब कभी भी भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त कराने का मुद्दा उठता है, ठीक है, तो 4 अगर कंट्री जो उसमें शामिल है, 5 में से 4, वो कहती हैं कि भारत को चलो हम दे सकते हैं। तो उस समय पे चाइना अपनी वीटो पावर का नेगेटिव उपयोग कर लेता है, ठीक है, और वो सारा का सारा जो किया धरा होता है वो धरा का धरा रहे। ठीक है। दूसरा है अन्य दावेदार, यानी कि केवल भारत ही नहीं बल्कि जापान, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, ये प्राचीन नहीं, ये ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, ये सभी इसके प्रबल दावेदार हैं। और भी एक दो कारण थे जिसकी वजह से नहीं मिल पाया। एक कारण ये था कि इसके पड़ोसी देश के साथ में संबंध अच्छे नहीं थे, तो इनका मानना ये था कि अगर इसे सुरक्षा परिषद की सही सजा दे देंगे तो इसका गलत उपयोग करेगा ये, है ना, तो इसलिए ये नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो ये रीजन थे भारत को स्थायी सदस्यता ना मिली। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए। तो कंट्रीज होल्डिंग परमानेंट वेटो पावर एंड अदर कॉन्टिनेंट्स थे, उसकी वजह से भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है वो नहीं मिल पा रही, मेंबरशिप नहीं मिली। ठीक है, 2 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडल मुद्दे मंडल मुद्दे की जो सिफारिश थी इसे कब लागू किया गया और इसके क्या परिणाम निकले। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मंडल मुद्दे को लागू किसने किया। तो 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार बनी तब इसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। और क्या था इसके अंतर्गत सिफारिशों में ये कहा गया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसे आरक्षण दिया जाए। तो जब इस सिफारिश को राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने लागू किया 1990 में, तो क्या हुआ, सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय सरकार में जो नौकरियां हैं उसमें आरक्षण मिले। ठीक है, तो ये विवाद चलता चला गया, इसी को मंडल मुद्दा विवाद कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाता है आपका ये इंग्लिश में, तो आप इजीली यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका। देखिए यहाँ पे हमने अपने सेक्शन नंबर जो बी थे इसके 2 नंबर के टोटल 6, अथवा मिला दें तो 2 नंबर के टोटल 7 क्वेश्चन जो थे इनको कंप्लीट कर लिया है और अभी अराउंड 25 मिनट के आसपास भी हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले सेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। सेक्शन नंबर है हमारा सी, यानी कि खंड है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि आपको एक खतवा भी दे दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। 19 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1967 के आम चुनावी परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है। यानी कि 1967 के जो चुनाव हुए उसे राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है, क्यों ये संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि हम लिखेंगे इस प्रकार से, फरवरी 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव हुए
अब क्यों भूकंप की संज्ञा दी जाती है वो सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, इस चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय लेवल पे और प्रांतीय लेवल पे यानी कि नेशनल और स्टेट लेवल पे, ठीक है, दोनों लेवल पे इसको पड़ा है, बहुत ही गहरा धक्का लगा। कैसे? कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, लेकिन सीट और वोट ये कम मिले, ठीक है। उसके बाद इंदिरा के मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा जो मंत्री थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता, ये चुनाव हार गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता कौन? जैसे कि के कामराज तमिलनाडु से, एस के पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष बंगाल से, के बी साहब बिहार से, ये सभी नेता जो थे वो चुनाव हारे। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला और अन्य 2 राज्यों में दल बदल के कारण सरकार इसकी बन नहीं पाई। कौन से 9 राज्य? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। तो इन सभी राज्यों में 1967 में इसकी सरकार नहीं बन पाई, ठीक है। वहीं मद्रास प्रांत में गैर कांग्रेसी दल जो क्या नाम है मद्रास का द्रविड़ मुनेत्र कषगम, इसने पूर्ण बहुमत मिली इसको और इसने यहाँ पे सरकार बनाई। तो इन सभी कारणों की वजह से 1967 के चुनावी परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, अब आ गया समझ इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1975 के आपातकाल से सीखे गए इन्हीं 4 सबक का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कौन से 4 सबक हमें आपातकाल से सीखने को मिले वो हमें यहाँ पे बताना। तो आ जाइए समझते हैं। सबसे पहला सबक तो ये था कि हमें इस बात का पता चल गया कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। अर्थात आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत भी पता चली और उसकी कमजोरियां भी हमें पता चली। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके जल्दी ही भारत का लोकतंत्र जो था वो अपनी राह पे आ गया। कमजोरियां क्या पता चली? कि जो जीवन जीने का अधिकार है वो किसी मामले में छीना नहीं जा सकता है, ठीक है, जो कि इस समय छीन लिया गया था। न्यायपालिका थी, उसकी शक्ति को अवरुद्ध किया जा रहा था, तो ये कमजोरी थी, बाद में उसे ठीक किया गया। पुलिस जो थी यानी कि सरकारी मशीनरी, उस पे पॉलिटिकल लीडर्स का हाथ चल रहा था, है ना, तो इसको भी मजबूत बनाया गया। ठीक है ना, तो हमें कमियां पता चली, तो अब ये और ताकतवर हो गया लोकतंत्र। तो पता हमें चल गया कि कुछ भी हो जाए भारत से लोकतंत्र को हटा नहीं सकते आप। दूसरा, संविधान के आपातकाल का जो प्रावधान था, इसमें शब्द उपयोग किया जाता था कि आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब इस शब्द को हटा दिया गया और एक नया शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह नहीं हो जाता तब तक आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। और आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद को जो मंत्री होगा प्रधानमंत्री, उसे मंत्रिपरिषद को और राष्ट्रपति को लिखित में देना होगा, तभी आपातकाल लगेगा। जैसे इंदिरा गांधी ने कॉल किया था फखरुद्दीन अली अहमद को, है ना, तो ऐसे नहीं लगेगा। तीसरा, आपातकाल के दौरान न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सही से नहीं कर पाई, लेकिन जब समाप्ति हुई तो ये अपने आप को इसने सही किया। ठीक है, फिर इनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन भी अस्तित्व में आए थे। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बना लिया था, इस्तेमाल किया था, और ये संस्थाएं स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पा रही थी, तो इसको और अच्छा बनाने की कोशिश की गई इसके तहत। ठीक है, तो ये पॉइंट थे आपातकाल से सीखे गए सबक के बाद। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 1967 के चुनाव, भूकंप की संज्ञा और आपातकाल के सबक, आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखें। Why are the general election result of 1967 called a politic earthquake? तो क्यों बोला जाता है भाई politic earthquake 1967 के इलेक्शन रिजल्ट को? तो बोला इसलिए जाता है जिसके ये कारण है। ठीक है, आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। दूसरा, डिस्क्राइब एनी फोर मैनी लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी ऑफ 1975। तो 4 लेसन वो कौन कौन से हैं? ठीक है, चारों के 4 लेसन आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन मैं आपको मिड टर्म में भी करवाया था मैं, ठीक है, फिर से आज करवा रहा हूं, तो ध्यान से समझो। पर्यावरण सुरक्षा के मामले में भारत ने किस प्रकार से योगदान दिया है, यानी कि एनवायरनमेंट के टॉपिक पे भारत ने अपनी तरफ से किस प्रकार से अपना योगदान दिया वो हमें बताओ। ठीक है, चलिए एक जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो उसका आंसर आपको मैंने यहाँ पे मिल गया, आपको 2002 में किए थे। ठीक है, 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। ठीक है, एनर्जी सेविंग जो एक अधिनियम था वो पारित किया। फिर 2 साल के बाद में 2003 में नया बिजली अधिनियम आया, जिसमें नई ऊर्जा
ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, बायोगैस ऊर्जा हो गई, तो इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया इसके तहत। 2005 में जी8 की जब बैठक हुई, ठीक है, तो इसमें विकसित देशों के द्वारा की जा रही जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन था, इसकी कमी पे जोर दिया गया। ठीक है, ये लोग जो है वो ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, तो इसको कम किया जाना चाहिए, इस पे चर्चा की भारत ने। भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाई, जिसके अंतर्गत स्वच्छ ईंधन का उपयोग वाहनों में किया जाए, जैसे कि सीएनजी वगैरह हो गया। ठीक है, भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन भी वर्तमान में चल रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम पे पॉल्यूशन भी कम होगा, इस ईंधन की वजह से, जो कि गाड़ियों वगैरह में यूज किया जाएगा, पैसा भी कम लगेगा इसमें, और भी बहुत सारी चीजें। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी इसकी स्थापना की गई। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया हुआ है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति योगदान भारत का कम है। अमेरिका का एक व्यक्ति एक साल में 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जापान में 8 टन, चाइना में 3, तो वहीं भारत में 1.5 टन मुश्किल से। तो देख लो अमेरिका और भारत का कितना डिफरेंस है ना। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो इन सभी के जरिए भारत जो है वो पर्यावरण के मामले में अपना योगदान दे रहा है। अब इस सभी को इंग्लिश में देख लीजिए। हाउ हैज इंडिया कंट्रीब्यूटेड इन द मैटर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिस्क्राइब। तो किस प्रकार से करता है, इसके बारे में आप यहाँ से लेके और ये पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से समझिए। भारत के द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे, और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो भारत के द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। तो बांडुंग सम्मेलन, इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। उसके बाद फिर 1961 में बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड में एक सम्मेलन हुआ जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन था, वहां से ये विकसित होना चला। अब भारत ने इसे आखिर क्यों अपनाया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट यूएसए और यूएसएसआर, इनसे अलग रहकर भारत विकास करना चाहता था, इसलिए। ठीक है, बेसिकली भारत ने अति कठिन प्रयासों से उसे स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखे। अगर वो यूएसए यूएसएसआर में शामिल हो जाता है तो वो तो उसके हाथ में चलेगी। इसीलिए इसने तीसरे गुट के रूप में एनएएम गुट निरपेक्ष आंदोलन को चुना। इसके अलावा भारत अपना तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाहता था, इसके लिए भी इसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को चुना। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति के रूप में स्वीकार किया। इस नीति के द्वारा भारत जो है ये पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट, नाटो, वार्सा पैक्ट, इन सभी से दूर रहा, और जब मदद लेने की आवश्यकता पड़ी तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों गुटों से भारत ने मदद ली। जैसे कि जब 1976-77 में, सॉरी 67 और 66 में अकाल पड़ा, तो अमेरिका से गेहूं का आयात किया। ठीक है, और जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो रसिया से इसने हथियार खरीदे, है ना। तो मतलब सोवियत संघ से हथियार खरीदे, तो भारत ने दोनों ही गुटों से जब जरूरत पड़ी तब इसने सहायता। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, जो कि आपको यहाँ पे पता चला। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन था 21 ये कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए। What were the main reasons behind India adopting the policy of non-alignment and the comment briefly on its development? तो सारे के सारे पॉइंट आप एक ही बार में यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ये आपके सेकंड चैप्टर से है, ठीक है, दूसरी बुक का। अच्छा, दूसरी बुक का जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देख लेना। एक वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, एक उसके बारे में, और जो एक ब्राजील कुछ ऐसा ही वो जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिफरेंस वाला। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों की विचारधारा अलग अलग है, समझाइए कैसे, इनके अंतर क्या है। तो पहले बात करते हैं भारतीय जनसंघ की विचार। भारतीय जनसंघ की विचारधारा का एक विचार सबसे बड़ा ये है, ये लोग एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार रखते हैं। ये कहते हैं भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पे
आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर भारत की कल्पना करते हैं। ये लोग भारत और पाकिस्तान को मिलाकर एक अखंड भारत बनाया जाए इसके पक्षधर हैं। अंग्रेजों को हटाकर हिंदी, अंग्रेजी जो भाषा है भारत की, इसको हटा के हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, इसके लिए ये आंदोलन भी करते हैं। वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग विचारधारा की बात आती है तो 1951 में एक हिंसक क्रांति का रास्ता इन्होंने त्यागा, फिर आम चुनावों में इनकी भागीदारी हुई और फिर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन, जिसमें दो दल बने। एक तो चीन समर्थकों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदल दिया। 1947 में सत्ता के हस्तांतरण को सच्ची आजादी नहीं मानी गई। कौन सी सत्ता का हस्तांतरण? भारत पाकिस्तान का। तेलंगाना में हिंसक विद्रोह हुए, फिर इसको बढ़ावा मिला और कुछ एक दो बातें जो कि यहाँ पे दी गई। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का टूटना और जनसंघ की विचारधारा कुछ अलग अलग, जो कि आपको यहाँ पे पता चले। अब इंग्लिश में आ जाएगा कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसके बाद। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आगे आपको बताऊंगा 4 नंबर में कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के मानदंड क्या है और भारत उस पर कितना खरा उतरता है ये बताना। ठीक है, तो 23 क्या है? सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के मानदंडों को स्पष्ट कीजिए। आ जाइए समझते हैं। मानदंडों में सबसे पहला पॉइंट देखो भाई, ये आए कि जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान, इन्होंने इस ओर एक कदम उठाया और नए स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए मानदंड बताए। सबसे पहला मानदंड कि वह देश जो इसमें शामिल होना चाहता है उसकी जो आर्थिक ताकत है वो बड़ी होनी चाहिए, उसकी जो सैन्य ताकत है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आबादी के लिहाज से वो एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में उसका एक अच्छा खासा योगदान होना चाहिए, ऐसा देश हो जो लोकतांत्रिक हो और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, साथ ही यह देश अपने भूगोल, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी संस्कृति के लिहाज से पूरे विश्व में एक विविधता इसकी नुमाइंदगी करता हो। ठीक है, तो ये जितने भी मानदंड यहाँ पे बताए गए, इन सभी मानदंडों पर जो भारत है ये खरा उतरता है, यानी कि भारत की जो स्थिति है ये काफी मजबूत है। अब आप ये कैसे कह सकते हो सर? तो इसके लिए आपके सामने देख सकते हैं पॉइंट लिखे हुए सारे के सारे। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो लिखेंगे 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो इसके पश्चात विश्व का भारत जो है ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। तो पहला पॉइंट क्या बताओगे ना, लोकतांत्रिक देश और मानवाधिकार वाला। ठीक है, विश्व का भारत दूसरा देश है जिसमें विश्व की लगभग एक 1.5 यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से लगभग 20 लोग भारत में निवास करते हैं, यानी कि जनसंख्या के लिहाज से भारत एक बड़ा राज्य है, बड़ा देश है। तो ये भी कवर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। मानवाधिकार आयोग का भारत में गठन किया गया, साथ ही भारतीय नागरिकों को मानवाधिकार प्रदान किए गए, मानवाधिकार वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। फिर 2014 और 15 में भारी मात्रा में भारत ने अंशदान किया, उस समय ये चौथे स्थान पे था। तो बजट यानी कि अंशदान अच्छा होना चाहिए, तो ये भी कवर अप हो गया। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली है, तो शांति को बढ़ावा दे ऐसा होना चाहिए, ये भी हो गया। हथियारों पर लगाम लगाने का समर्थन, तो ये भी हो गया। साथ ही इकोनॉमिकल कंडीशन की बात हो रही है तो भारत जो है वो सार्क, आसियान, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, G20 इन सभी का हिस्सा भी है। तो इन सभी पॉइंट की वजह से हम ये कहते हैं कि हाँ भाई, भारत जो है ये सुरक्षा परिषद के मानदंडों पर खरा उतरता है। अब इसे इतने मानदंडों पे खरा उतरने के बाद भी इसे आखिर स्थायी सदस्यता मिलती क्यों नहीं है? तो उसके पीछे हमने 3 से 4 कारण आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में बता दिए थे। वीटो पावर धारक देश हैं, आपसी विवाद है देशों के बीच में, इसके पड़ोसी देशों के बीच में, और भी प्रबल दावेदार है और एक आधा। ठीक है, तो इस प्रकार से 23 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे, तो एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ ऑब्टेनिंग मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो लिख देंगे क्या क्या वो क्राइटेरिया है, इसके लिए आपकी ये पॉइंट आ जाएंगे। एंड देन इंडिया मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ गेनिंग मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, क्लैरिफाई। तो करते हैं क्लैरिफाई भाई। ये रहा देखो, इस तरीके से आप क्लैरिफाई यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपना सेक्शन नंबर जो सी था ये भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 4 4 नंबर का। अब आता है यहाँ पे हमारा अगला सेक्शन जो कि है खंड डी यानी कि सेक्शन नंबर डी, जिसमें
पैसेज, कार्टून और मैप वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। पहले एमसीक्यू वाला पैसेज वाले की बात। 24 पैसेज वाला है, गद्यांश वाला पहले से पढ़ते हैं। 1989 के चुनावों में भारत में गठबंधन की राजनीति को एक लंबे दौर की शुरुआत हुई, यानी कि गठबंधन की राजनीति 1989 के चुनाव से शुरू हुई। इसके बाद केंद्र में गठबंधन की सरकारें बनती चली गई। ये सभी या तो दूसरे दल पर टिकी थी या तो इनकी सरकारों में शामिल नहीं थी। उसके बाद इस नए दौर में कोई भी सरकार क्षेत्रीय पार्टी की साझेदारी या उनके समर्थन से बनाई जा सकती थी। मई 2014 में भाजपा को जब पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है, परंतु केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग इसकी सरकार, गठबंधन की सरकार बनी। एमसीक्यू क्या क्या है हमारे, उनको समझते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारा ये है कि जो गठबंधन की राजनीति का युग था वो कब शुरू हुआ। तो अभी आपने देखा 1989 के चुनावों से। संयुक्त मोर्चा की सरकार का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ था 1996 में। उसके बाद 2014 में लोकसभा के चुनावों में पूर्ण बहुमत किसे मिला, तो अभी हमने देखा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि भाजपा जीती। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी। ओके, तो बहुत ही इजी था आपका ये पैसेज, ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। अब इसको इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपका ये पैसेज यहाँ पे इतने से इतना दिया गया है। क्वेश्चन की बात आ जाएगी, तो इन विच ईयर डिड द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगिन इन द सेंटर, तो 1989 में। और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट कब बनी, तो 1996 में। एंड उस पार्टी का क्या नाम था जिसने 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, ये मेजोरिटी पार्टी थी, तो ये बीजेपी थी। एंड कौन प्रधानमंत्री बना था, तो नरेंद्र मोदी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है हमारा 4 नंबर का एक मैप। ओके, अब मैप में देखिए हमसे जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, ये 4 हमारी जानकारियां हैं, और इन्हीं जानकारियों के हिसाब से एक हमें फिर टेबल दे दी जाएगी जो कि पूरी तरीके से खाली रहती है, ये इस तरह से, ठीक है। और फिर हमें दे दिया जाएगा मैप, हमें पहचानना होगा और आंसर करना होगा। चलिए पहचानते आंसर करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला ये है कि 1999 में, ठीक है, 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक होती है। कहाँ पे होती है ये हमें बतानी है, तो ये होती है सिएटल अमेरिका में, जहां पर बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश थे, इनके द्वारा जो व्यापार की अनुचित तौर तरीके अपनाए जा रहे थे, इसके विरोध में हुआ। ठीक है, तो ये कहा हुआ था सिएटल अमेरिका। तो अमेरिका के लिए कौन सा दिया गया भाई साइन, दिया गया है बी। तो साइन बी है, अक्षर बी है हमारा, लेटर बी है, तो लिखेंगे लेटर है बी, और ये है सिएटल अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि वह देश जहां 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई, तो भाई उस देश का क्या नाम था। तो सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी, पोर्ट अलगेरे, ब्राजील में। तो ये हमारी दूसरी जानकारी है, जिसके लिए सी वाला अक्षर हमारा राइट है। ओके, तो लिखेंगे सी, और कहाँ पे हुई, तो पोर्ट अलगेरे, ब्राजील। उसके बाद तीसरा है कि वह देश जिसने 1991 में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया, तो वो कौन सा देश था, वो था भारत। तो भारत के लिए कौन सा साइन है भाई, ये रहा डी तीसरी के लिए, और साइन है इसका डी, है ना। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, और कंट्री का नाम भारत। फिर सबसे आखिरी आ जाता है यहाँ पे वह देश जहां 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक, तो 7वीं बैठक बेसिकली कहाँ हुई थी, ये अफ्रीका के नैरोबी केन्या में हुई। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार बड़ा करके, ये देखो, ये रहा, ठीक है, अफ्रीका में यहाँ पे हुई। ओके, तो डी चौथी जानकारी के लिए हमारा ये ए हो जाएगा, नैरोबी केन्या ये हो जाएगा। मैप हो गया आपका। अब बारी आ जाती है कार्टून की, तो ये कार्टून देख सकते हैं, इसमें 2 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, यानी कि 4 नंबर का आप ये कार्टून आएगा। ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति पे, यानी कि नई अर्थव्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जोखिम और परेशानी से भरा काम है, खुशहाली की इस नगरी में आपका स्वागत। ठीक है, यहाँ पे ये प्रधानमंत्री हैं दो, एक मतलब एक प्रधानमंत्री, एक वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है, जिन्होंने ये पकड़ रखा है, ठीक है, न्यूज़पेपर पकड़ रखा है। अब ये सीढ़ियाँ चल रहे हैं, ठीक है, ये लोन है
यहाँ पे एनआरआई लिखा हुआ है, ठीक है, पॉजिशन कैपिटल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑर्डर्स कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, उपरोक्त कार्टून में दर्शाए गए इन्हीं दो तत्कालीन नेताओं के नाम लिखें। तो एक तो थे तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और दूसरे थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, ठीक है। कार्टून के अनुसार भारत ने नई अर्थव्यवस्था को कब अपनाया, 1991 में। यह कार्टून क्या दिखाता है, तो ये कार्टून ये दिखाता है कि तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ये नई आर्थिक नीति के शुरुआती दौर में हैं। ये इस चीज को यहाँ पे प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये पॉइंट था आपका। अच्छा एक चीज सुनो, अभी आपके लिए मैं क्या करूंगा कि कार्टून के लिए ना एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। आपके कार्टून के लिए एक मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें केवल और केवल कार्टून के ही तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, तो आपकी कार्टून की भी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। वो वीडियो भी बहुत जल्दी आपके लिए मैं लेके आ जाऊँ, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ये जो था आपका पिक्चर, इसको इंग्लिश में लगाना भूल गया। बाकी आप क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दो नेताओं के नाम आपको बताने थे उस समय के, तो फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। एंड यहाँ पे बात आती है कि कब अपनाया था नई इकोनॉमी को, तो 1991। एंड ये कार्टून क्या दर्शाता है, तो ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा आज का खंड नंबर ई, यानी कि सेक्शन नंबर ई, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 6 नंबर के टोटल देखें तो 4, और अथवा भी मिला दें तो 6 नंबर के 8 बन जाते हैं, ठीक है। हेलो सर, सभी को हेलो, सभी को गुड इवनिंग। सारे बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है 27 में, इसमें यूरोपीय संघ के बारे में ये पूरा एक टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया बताइए, और इसी के अथवा में है कि आखिर यूरोपीय संघ आज एक राजनीतिक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे विकसित हुआ है वो समझाइए, यानी कि इसकी विशेषताएं और इसमें इसी की कमियां। तो पूरा टॉपिक यूरोपीय संघ का आपका इन दोनों क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया। देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसके पश्चात यूरोप जो था वो कई कारणों से कमजोर पड़ गया, ठीक है। अब अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की गई, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। बेसिकली 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना चलाई, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता भी मिली। इसकी वजह से इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 के मार्शल योजना। फिर 1957 में 6 देश, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन्होंने क्या किया, एक रोम की संधि की, जिसके माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटॉमी ऊर्जा समुदाय, इन दोनों का पूर्ण रूप से गठन हो गया। फिर जून 1979 में, सॉरी, हाँ 79 में यूरोपीय पार्लियामेंट, यानी कि यूरोप की जो खुद की संसद थी, इसका गठन हुआ, और फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्या बन गया, एक राजनीतिक रूप लेने लगा। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूरोपीय संघ के स्थापना में तेजी आई। फिर 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ। पूर्ण रूप से इसका गठन 1 नवंबर 1993 में हुआ, ये मैं विकिपीडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और वर्तमान में इसमें 27 से भी ज्यादा देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। महिमा, ऋषभ, शंकर, माही, कुणाल, क्वीन ऑफ आर्ट, यू 10, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड मॉर्निंग, वट एवर। सारे बच्चे जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी के सभी लाइक कर दीजिएगा, और इस सेशन को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि आखिर ये जो यूरोपीय संघ था, ठीक है, ये कैसे बना। ओके, तो ये आपको समझ आया अच्छी तरीके से। हाँ, एक सेकेंड, ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 30 ही है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं और कमियां। चलिए देखते हैं। अच्छा बच्चों, आपके लिए ना अभी मैंने कार्टून वाली वीडियो बना दी है, ठीक है। आपकी जो सेकंड बुक है, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। और साथ ही आपकी जो पहली वाली किताब है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। ओके, ये देखो, जो पहली वाली किताब है इसकी भी कार्टून की वीडियो बना दी है।
इस लाइव सेशन के एंड होने के बाद, ठीक है, जैसे ये लाइव सेशन एंड होगा वैसे ही वो वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी विद इन 1 आवर। ठीक है, तो कार्टून की वीडियो आ चुकी है आपकी, जल्दी से उसे देख लीजिएगा। चलिए, यूरोपीय संघ की हम विशेषताओं की बात करने वाले थे, या फिर ये भी आ सकता है कि आखिर यूरोपीय संघ जो है वो एक राजनीतिक व्यवस्था के तौर पे कैसे विकसित हुआ है, संगठन कैसे बना, ये बताएं। देखिए, हालांकि ये बात मानना बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि सही रहेगा कि यूरोपीय संघ के पास अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नहीं है। ठीक है, 2003 में इसने कोशिश तो की थी बनाने की, लेकिन वो असफल हो गया। तो संविधान तो नहीं है, लेकिन इनके पास अपना एक खुद का झंडा है, एक गोल झंडा है, ठीक है, जिसमें मतलब एक झंडा है आयत का, उसमें एक गोल सर्कल है, जिसमें कुल जो है ना वो 12 स्टार्स हैं, जो कि इनकी देशों की एकता को दर्शाता है। इनका अपना एक राष्ट्रगान है, जैसे भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, वैसे इनका भी है। स्थापना दिवस है, जैसे भारत का है, क्या बोलते हैं, 15 अगस्त 1947, है ना, फिर ये चीज आ जाती है। एक संघ के रूप में इनकी अपनी एक विदेश नीति है, एक सुरक्षा नीति है, और आंतरिक मामले से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और इनकी एक मुद्रा है अपनी, इनकी मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है, अमेरिकी मुद्रा जो है डॉलर, ये उसके लिए खतरा बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये जिस प्रकार से विकसित हो रही है, बहुत ज्यादा कंट्री यूरो में बेसिकली व्यापार करने की मांग करते हैं। शुरुआत में यूरोप का सकल घरेलू उत्पाद जब ये बना था, तब 12,000 अरब डॉलर, देखो 12,000 अरब डॉलर की बात, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। ठीक है, यूरोपीय देशों के द्वारा साझा कृषि नीति को अपनाया गया, जिससे कि वहां के देश खाद्यान्न संपन्न हो गए, अकाल की स्थिति खत्म हो गई, व्यापार बढ़ा और लोग अमीर हुए। ठीक है, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की जो स्थिति है वो अमेरिका से भी 3 गुना योगदान है, लगभग 22%। विश्व व्यापार संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन हो गया, तो ऐसे संगठनों के निर्णयों को ये प्रभावित करती है। एक दो पॉइंट चाहें तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब बारी आती है कि यूरोपीय संघ की कमियां क्या हैं। तो भाई, कमियां बहुत सारी हैं, जैसे एक मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि 2003 में इन्होंने संविधान बनाना तो चाहा, लेकिन ये अपना संविधान बना नहीं पाए। उसके बाद अपनी विदेश नीति और इनकी खुद की एक रक्षा नीति है, जो कि कई बार एक दूसरे के खिलाफ होती है। ठीक है, यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में, जैसे मान लेते हैं कोई देश है, ये ए देश है, ठीक है ना, तो ये जो है ना वो ऑलरेडी अमेरिका के गठबंधन में शामिल तो है ना। अब ये चाहता है कि इस यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, और शामिल भी हो जाता है तो फिर बाद में पता चलता है ये तो अमेरिका में शामिल था। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, ये कमी है। यूरोप के कुछ हिस्सों में जो मुद्रा है इनकी यूरो, इसको लागू करने के पीछे काफी ज्यादा नाराजगी है। इसी संबंध में डेनमार्क और स्वीडन, जिस संधि के तहत इस यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, मोसिट संधि, ये इसको मानते ही नहीं। साथ ही यूरोप की जो साझी मुद्रा है यूरो, ये उसको भी नहीं मानते। ठीक है, विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता भी काफी कम है, सीमित है, क्योंकि बाकी के जो देश है वो उसे रोक देते हैं अपने देश में काम करने के लिए। तो ये कुछ इसकी कमियां हैं। ठीक है, और ये कुछ इसकी विशेषता है। तो यूरोपीय संघ का अब ये कॉन्सेप्ट आप समझिए अच्छी तरीके से। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पढ़ जरूर लेना अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, ये है आपका कि आखिर यूरोपीय यूनियन जो था वो कैसे बना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो सारी बातें। फिर यूरोपीय संघ जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, विशेषताएं क्या हैं, एंड देन इसकी शॉर्ट कमिक्स क्या हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, अब आता है 28 क्वेश्चन आपातकाल वाले चैप्टर से। बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, जिसके अंदर जो 28वां हमारा पहला प्रश्न, इसमें से आपके 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, और बोल सकते हैं कि 6 नंबर के 2 क्वेश्चन, इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत बनेंगे, बड़े बात। क्वेश्चन क्या है? जून 1975, 25 जून 1975 को जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के क्या क्या परिणाम निकले, वो इच्छा है आपको बता दें। ठीक है, तो जब आपातकाल लगाया गया तो इसके बहुत सारे परिणाम निकले। सबसे पहला जो परिणाम था वो था जनसंचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का छिन्न, अर्थात जैसे आपातकाल लगाया गया तो उसी रात 25-26 जून की मध्य रात्रि को ही अखबार दफ्तर, न्यूज जो थी, यहाँ से न्यूज छपती थी, और अखबार दफ्तरों की बिजली काट दी गई। क्यों भाई? ताकि ये जो अखबार है वो सरकार के खिलाफ कुछ छाप ना सके। अगर किसी की रह भी गई होती
तो उन अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अर्थात अगर किसी को सरकार के बारे में कुछ छापना है तो उसे सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कोई न्यूज़ रिपोर्टर उसके विरोध में छापे, खास करके तब जब पूरी जनता उसके खिलाफ है। ठीक है? लेकिन फिर भी जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गई, स्टेट्समैन हो गए, ऐसे बहुत से अखबार जिन्होंने इस प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। तो पेपर में आ सकता है कि विरोध आखिर इन्होंने किया कैसे? तो विरोध इस तरीके से किया कि जैसे मान लेते हैं ये एक न्यूज़पेपर है, ठीक है? इस न्यूज़पेपर के अंदर टोटल जो है ये 6 पेज है, ठीक है? ये 6 पेज हैं। तो ये न्यूज़ रिपोर्टर क्या करते थे, संवाददाता जो थे बेसिकली, ठीक है? छापने वाले, वो जिस पेज पर सरकार के बारे में कुछ छापना होता था, जितना छापना होता था, वो उतनी जगह को खाली छोड़ देते थे। तो जनता को ये पता चल जाता था कि इतने बड़े एरिया में इन 2 पेजों पे सरकार के बारे में छपा जाना था, जो कि सरकार की वजह से छप नहीं पाया। तो विरोध तो ऑटोमैटिकली हो ही गया, है ना? ये चीज़। फिर आता है अगला पॉइंट जो कि है धार्मिक संस्थाओं पर प्रतिबंध। ऐसा कहा गया कि सांप्रदायिक गड़बड़ी हो सकती है। इसी को आधार बना के बहुत सारी सांप्रदायिक संस्थाएं जैसे कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात इस्लामी, इन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया, इनकी गतिविधियों को रोक दिया गया। ठीक है? एक क्वेश्चन है, ठीक है? पूछिए क्या आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे है तीसरा। तीसरा ये है कि नागरिकों पर हुए अत्याचार और उनके अधिकारों का हनन। तो बेसिकली जब आप आजकल लगाया तो नागरिकों का जो अनुच्छेद 21 है जीवन जीने का अधिकार ये छीन लिया गया। कैसे? लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी कराई जा रही थी ताकि जनसंख्या नियंत्रण में रह सके। अब नसबंदी के ऊपर एक और पॉइंट है, वो ये है कि इनके जो बेटे थे राजीव गांधी, ठीक है, वो भी इस समय इस प्रक्रिया में आपातकाल में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जितने भी ये पुलिस वाले हैं, ठीक है, या फिर अन्य पुलिस वाले जो भी लोग नसबंदी करवाने के लिए लोगों को पकड़-पकड़ के लाएँगे, हम उन्हें उसका पैसा देंगे। ठीक है? ये बात लिखी हुई है आपकी किताब। फिर स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों को हटा दिया गया, यानी कि ये कहा गया कि आपातकाल के दौरान हम जो है ना यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाएँगे आपके लिए, आप ये झुग्गी-झोपड़ियाँ हमें दे दो, हम इसको हटा देते हैं, फिर आपके लिए अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े घर बनाएँगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ठीक? फिर आती है नेताओं से संबंधित ज्यादतियां क्या हुई थी। तो सबसे पहला तो सरकार के द्वारा निवारक नजरबंदी के तहत रात में ही, ठीक है ना, 25-26 जून की मध्य रात्रि के दौरान ही केवल इस आधार पे कि ये जो है वो देश के लिए खतरा हो सकता है, कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और किसकी वजह से? इंदिरा गांधी की अपनी मर्जी की। जैसे कि मुरारजी देसाई, जेपी नारायण इत्यादि। बड़े बड़े नेताओं के फोन टैप किए गए, यानी कि आपको पता है मीसा। कौन बच्चा बताएगा मीसा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इंग्लिश में बताएगा कौन बच्चा कि मीसा का फुल फॉर्म क्या है। तो उसके मीसा के तहत फोन टैप किए गए थे। ठीक है, और कुछ जो इससे बच गए वो भूमिगत होकर सरकार के खिलाफ मुहिम को चलाते। मीसा का फुल फॉर्म क्या है? कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, क्या बात है, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, मीसा का मतलब क्या है? मीसा एक प्रकार का एक्ट था, ठीक है, जिसे बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, MISA, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि सुरक्षा के मामले में ये एक एक्ट था। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? दुरुपयोग किया है। इसका उपयोग बेसिकली तब किया जाता है जब कभी पूरे भारत में या फिर कोई क्राइम हो रहा होता है, ठीक है ना? जैसे आपने मूवीज़ में देखा है ना कि फ़ोन टैप करके बातें सुनी जाती हैं, वो जो होते हैं क्या बोलते हैं जो विलेन्स होते हैं, है ना? तो ये उसके लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन अब इसका उपयोग इनकी अपनी मर्ज़ी के लिए किया गया, नेताओं के फ़ोन को टैप करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए कि हमारे खिलाफ ये क्या करने वाला है। तो ये है मीसा, एक एक्ट है बेसिकली जो कि सुरक्षा के मामले में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है? और भी एक आधा पॉइंट आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी मेन जो बातें हैं, जो-जो आपको पता होनी चाहिए छोटे-छोटे पॉइंट में, वो यहाँ पे मैंने सारी की सारी आपको बता दी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन, हाँ, सही है। महिमा जी, आपने राइट आंसर दिया है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया, इसके ना 2 पक्ष हैं। एक तो इसका पक्ष है यानी कि इसके पॉजिटिव, और एक इसका विपक्ष है यानी कि जो इसके विरोध में बात करता है। तो पक्ष में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी जी के विचारों की, विपक्ष में इनके विपक्षी और नागरिकों की बात करेंगे।
ठीक है। और विपक्ष के अंदर एक जो आयोग बनाया गया था, ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि आपातकाल की जांच जांच को करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। आपातकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका, तब तक मैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझा। ठीक है। देखिए, जब हम आपातकाल पे बहस की बात करें तो हमारे सामने दो मुद्दे निकल के आएंगे। सबसे पहला मुद्दा रहेगा इसकी पक्ष का, ठीक है, फिर इसके विपक्ष का। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पक्ष में हम क्या बात करेंगे। पक्ष में हम ये बताएंगे, सरकार का मानना था कि बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र बाधित हो, जैसे कि धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही, अर्थात जैसे वो रेल हड़ताल हुई थी 1974 की, ठीक है, जिसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। वो जो गुजरात और बिहार में आंदोलन हुए थे, तो इनसे सरकार का ये मानना था कि इससे ना लोकतंत्र जो वो बाधित हो, ठीक है। जो हमारे सरकार के विरोधी हैं और जो गैर संसदीय राजनीति है, ये सभी इसका सहारा ले रहे हैं और देश के विकास में अस्थिरता पैदा कर, इसीलिए हमने लगा दिया आपातकाल। और कारण बताए कि सरकार देश के प्रगतिशील कार्यक्रम को कर रही है, देश के विकास में काम कर रही है, तो ये विरोध, ये लोग उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं। जैसे जो रैलियां वगैरह निकाली गई थी, है ना, उससे क्या होता है, ये कहती है कि अड़चन पैदा हो रही है, विकास पथ से हम हट रहे हैं और हमें अपनी सारी की सारी कानूनी व्यवस्था, सारी जो व्यवस्था है, वो इन रैलियों की सुरक्षा के लिए, दंगे ना हो इसके लिए लगानी पड़ती है। तो इसलिए हमने आपातकाल लगा दिया। साथ ही में ऐसा लग रहा था कि भारत जो है ना, वो एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है किन्हीं लोगों के द्वारा भारत के, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है भारत को तोड़ने के लिए। तो हमने इसलिए भी आपातकाल लगाया। फिर इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया इस आपातकाल को लगाने के लिए, और हमने भी, तो हमने आपातकाल लगा दिया। जब राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही हैं, तो यानी कि ये बात सही हो सकती है। तो ये बात थी इसके पक्ष में, ठीक है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही इसका दूसरा पहलू है विपक्ष। अब विपक्ष में देखिए, आपातकाल की बहस के बारे में विपक्ष की बात करें उससे पहले मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, राहुल ने बताया आंसर, 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे सर? ओके, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे उस समय? थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये थे, ठीक है। और लगाया कैसे गया था? तो इंदिरा गांधी जी ने इनको फोन किया कि देश में एक इमरजेंसी की घोषणा करनी है, ये बात है, इमरजेंसी लगा दीजिए। बस इन्होंने आके बोल दिया इमरजेंसी लग गई है, बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है इसका। और कब हुआ था? 25-26 जून की मध्य रात्रि, ठीक है। हाँ, उन्होंने जाके उनको बोल दिया था कॉल करके कि इमरजेंसी लगा दीजिए, कुछ ऐसा ही था। ओके, अब यहाँ पे एक अभी तक किसी बच्चे ने आंसर दिया, हाँ महिमा जी ने आंसर दिया है, सतीश शाह आयोग, बिल्कुल ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था भाई? तो जो पूर्व न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, जिनका नाम था जे सी शाह, ठीक है ना, जे सी शाह, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था शाह जांच आयोग, ठीक है, ये बनाया गया था। इसलिए आपातकाल के सही कारणों की पहचान। तो विपक्ष में इस आयोग की रिपोर्ट को भी हम लिख सकते हैं। अब बहस विपक्ष की क्या बात आती है, तो विपक्ष में बोलेंगे लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। गुजरात बिहार आंदोलन, रेल हड़ताल, ये जो कुछ भी हुआ, ये हमारा अधिकार है लोकतंत्र में कि हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी विरोध आंदोलन हुए, ये अहिंसक रहे थे और शांतिपूर्ण थे, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी, ठीक है, ना ही ज्यादा शोर शराबा था। तो फिर क्यों लगाया आपने? गलत बात थी। उसके बाद जो ये गृह मंत्रालय था, इसने उस समय की कानूनी व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की, क्योंकि उस समय जब आपको लग रहा था कि कानूनी व्यवस्था बेसिकली खराब हो रही है, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया गया, जैसे कि हमारे संविधान में आपातकाल लगाने से पहले आपातकाल को लगाने के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया था, ठीक है। उस शब्द का नाम था आंतरिक अशांति। क्या नाम था? आंतरिक अशांति, ठीक है, इस शब्द को लिखा गया था।
तो इसी शब्द का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। तो ये निजी स्वार्थ के लिए उपयोग किया गया संविधान के प्रावधान। तो जब आपातकाल खत्म हुआ तो इसका हमें एक सबक ये भी सीखने को मिला कि आंतरिक अशांति की जगह एक शब्द जोड़ दिया गया, उसका नाम था सशस्त्र विद्रोह। यानी कि जब तक पूरे भारत में एक बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक आप आपातकाल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक थोड़ी एक्स्ट्रा बात आपको पता चल गई। खतरा देश की एकता को नहीं था, ना ही तो देश की अखंडता को, बल्कि खतरा था उस समय की सरकार के दल को, स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। क्योंकि उस समय का जो तात्कालिक कारण था वो रायबरेली के चुनाव वाला। ठीक है, तो जो फैसला आने वाला था इनका, जिससे इनकी सरकार चली जाती, तो इसीलिए इन्होंने लगा दिया था, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को आपातकाल वाले ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर समझ में आ चुका है। सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें यदि आपको ये आपातकाल वाला पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। देखते हैं बच्चों को समझ में आया नहीं। ओके, यस सर समझ में आ चुका है। कोमल, राहुल, मशीन, वेरी गुड। महिमा जी, क्वीन ऑफ आर्ट, यस सर समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। जस्ट ड्रॉ, यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन का आंसर को, कि सबसे पहले तो जो आप इमरजेंसी लगाने के, ठीक है, इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के जो परिणाम निकले, रिजल्ट निकले, कॉन्सिक्वेंसेस निकले, वो क्या क्या थे। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन वाज स्नैच्ड अवे एंड बैन ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज ऑन सिटीजंस, वायलेशन ऑफ राइट्स एंड रिलेटेड टू द लीडर्स। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमें इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए इंदिरा गांधी, यानी कि इमरजेंसी जो इम्पोज हुई इंदिरा गांधी जी के द्वारा डिक्लेयर की गई, इसके फेवर और अगेंस्ट में हमें आर्गुमेंट देने, है ना। तो फेवर में हमें क्या आर्गुमेंट देने हैं, यानी कि इसकी साइड में क्या बात करेंगे, और इसके अगेंस्ट यानी कि अपोजिशन में क्या बात करेंगे, वो यहां से पढ़ सकते। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 29 आ जाता है, जो कि लिया गया है चैप्टर 8 से। ओके, और चैप्टर 8 में क्या कौन सा है, वो हमारा पर्यावरण आंदोलन। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण सम्मेलन के रूप में 1990 के दशक में ब्राजील में हुए सम्मेलन की व्याख्या की। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन, है ना। तो आ जाइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, सम्मेलन का नाम है 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में, लगभग 170 देश, बहुत हजारों की संख्या में स्वयंसेवी संगठन और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय निगम, इन्होंने भाग लिया। सम्मेलन में इससे 5 साल पहले, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन से 5 साल पहले एक रिपोर्ट छापी गई थी कॉमन फ्यूचर की, जिसका शीर्षक था बर्टलैंड रिपोर्ट। ठीक है, मतलब बर्टलैंड रिपोर्ट छापी गई थी, शीर्षक था कॉमन। इसमें क्या कहा गया था, इस कॉमन फ्यूचर बर्टलैंड रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जिस प्रकार से आर्थिक विकास के तौर तरीके भी वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम पर ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे, और हुआ भी यही। फिर जाके 1992 में ये सम्मेलन हुआ। रियो सम्मेलन में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की स्पष्टता सामने, अर्थात यहाँ पे उत्तरी जो देश थे इनकी मुख्य चिंता थी ओजोन परत में छेद होना, वैश्विक तापवृद्धि इत्यादि। यानी कि विकसित और जो विकासशील देश है, इन दोनों के पर्यावरण को लेके क्या मान्यताएं हैं, वो सारी बातें यहाँ पे सामने आई। और इसी में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, यानी कि पर्यावरण साझा हो गया है ना, तो अलग अलग जिम्मेदारियां क्या होगी कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए विकसित देशों की अलग जिम्मेदारियां होंगी और विकासशील देशों की अलग होंगी। इसीलिए रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वनों के संबंध में कुछ नियम बताए गए। ठीक है, अब ये नियम है इसमें रियो घोषणा पत्र, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। आगे बात आती है एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 जो है ना, ये जो हमारी रिपोर्ट थी अभी कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, इसी का दूसरा पार्ट हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया कि आने वाले भविष्य में हमें विकास के कैसे तरीके अपनाने चाहिए। तो तरीके बताए गए टिकाऊ विकास। क्या बताया गया? विकास का एक ऐसा तरीका जिससे देश विकसित भी होते रहें और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे थे। क्यों भाई? क्योंकि कुछ लोग आलोचना इसलिए कर रहे थे
क्योंकि ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नियम नहीं है एजेंडा 21, बल्कि ये आर्थिक वृद्धि की ओर है। फिर रियो घोषणा पत्र की बात आ जाती है, तो इसके अंतर्गत पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए, एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो देश हैं, पूरा विश्व जो है, इससे एक बंधुत्व यानी कि एक भाईचारे की भावना से आपस में सहयोग करना होगा। क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, तो हम अपने देश का, अपने संसाधनों का, अपने लोगों का क्या करेंगे? तो इसीलिए केवल पर्यावरण को सही बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें भाई-भाई बन के काम करना है, ठीक है? इसीलिए साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ स्वीकार की गई थी। विकसित देशों की कुछ और विकासशील देशों की कुछ और। ओके? तो आई होप ये वाला भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वी मोटिवेशन हेलो सर, सभी को हेलो, सभी को नमस्कार। अ, चलिए पृथ्वी सम्मेलन समझ में आ गया सभी बच्चों को? सारे बच्चे आंसर करेंगे यस सर समझ में आ गया है तो? फिर यहाँ पे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ओके? और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान पूरे वर्ल्ड में कुछ आंदोलनों की भरमार देखी गई। यानी कि पर्यावरण जो आंदोलन है वो बहुत सारे हमें देखने को मिले। तो हमें ये समझाना है कि आखिर कैसे, ठीक है? देखते हैं कितने बच्चे बोलते हैं। यस सर समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। केशव कुमार, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन। पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवांत है, यानी कि इनका जो टारगेट है वो जीवांत होता है, विविधतापूर्ण होते हैं, बहुत सारी विविधताओं को लेके होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे सामाजिक आंदोलनों में पर्यावरण आंदोलन शामिल है। सबसे पहला आंदोलन है बच्चों, खनिज उद्योग आधारित आंदोलन। क्या होते हैं इसमें? इसके अंतर्गत धरती के भीतर जितने भी मौजूद संसाधन होते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, बहुत ही खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब जिस भी एरिया में खनिज कार्य चल रहा है, ठीक है, वहां पे इन केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। तो इसकी वजह से वहां के आसपास का ये जो लैंड एरिया है, ठीक है ना, भूमि जो है वो क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। आसपास का उसका जो जलीय इलाका होता है, जलमार्गीय, नदी है, नहर जो भी है, वो सब प्रदूषित हो जाता है, जिससे कि आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी खराब हो, ठीक है? तो इन सभी कारणों की वजह से वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, खनिज उद्योग आंदोलन शुरू हो जाते हैं। एक एग्जांपल है, फिलीपींस में कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, इसके खिलाफ अभियान चलाया था, जो कि क्या कर रही थी, परमाणु शक्ति बना रही थी, ठीक है? तो ये एक खनिज उद्योग आंदोलन का उदाहरण हो गया। ओके, अब यहाँ पे दूसरा आंदोलन आ जाता है, बहुत ही छोटा सा है, वन आंदोलन। बेसिकली वन आंदोलन चलाए क्यों जाते हैं, तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, ठीक है, लकड़ियों के गलत इस्तेमाल के लिए, वनों को बचाने के लिए वन आंदोलन चलाए जाते हैं। दक्षिणी देश जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, अफ्रीका, भारत, यहाँ पे वन आंदोलन चलाए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कटाई की गति बहुत तेज थी। जैसे भारत में चलाया गया था वो क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन, तो वही वन आधारित ही आंदोलन था, है ना? ये उसी का एग्जाम्पल। फिर आता है हमारा तीसरा, बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन। अब बड़े-बड़े जो बांध, डैम्स होते हैं, ये बनाए इसलिए जाते हैं ताकि हम जो है उससे बिजली बना सके पानी से, बांध को बना के, ठीक है? आगे आने वाले जो मतलब बांध के आगे का जो एरिया, वहाँ पे बाढ़ वगैरह ना आए। क्योंकि इनमें नदियों और घाटियों को बचाने की बात है, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनके खिलाफ आंदोलन होता है। विश्व का सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध के 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में चलाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में चला फ्रैंकलिन नदी तथा इसके पर्वतीय वनों पे चला आंदोलन, ठीक है? भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, ओके। एक बच्चा है विकास यादव, UNF ट्रिपल सी। ओके, हाँ, आपकी फुल फॉर्म ठीक है। केशव कुमार सर जी, अभी आपकी कार्टून वाली वीडियो आएगी क्या? जी हाँ, मैंने आपको बता दिया है। आप मान लीजिए कि 4 बजे के आस-पास तक आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है? 4 बजे के आस-पास तक, ओके? अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही वीडियो एंड हो जाएगी 10 मिनट में, फिर आपकी वो वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 29 अगर अच्छे समझ में आ गया है, तो एक बार सारे बच्चे लाइव सेशन में कमेंट में बताएँगे, यस सर हमें अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है? तब तक मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बताता हूँ। देखिए,
एक्सप्लेन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राजील इन 1990s एज एन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। तो ये एक रियो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली। इसके बारे में ये कुछ बातें हैं रियो कॉन्फ्रेंस का। ओवर कॉमन फ्यूचर की बात हुई थी, एजेंडा 21, ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है, रियो डिक्लेरेशन क्या था, ये बातें। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ आंदोलन चले, जैसे कि मिनरल इंडस्ट्री मूवमेंट चला था, ओके, फिर फॉरेस्ट मूवमेंट चला था, मूवमेंट अगेंस्ट बिग डैम्स चला था। तो ये सारी चीजें, बिल्कुल ठीक। ओके, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 3 से लिया गया है आपकी नियोजित विकास की राजनीति से, ठीक है। क्वेश्चन 30 जो है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर से आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन काफी बढ़िया बढ़िया निकलेंगे, तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में पूछा गया है हरित क्रांति थी क्या, हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए और हरित क्रांति के परिणाम। तो आपसे केवल केवल जो परिणाम है वो 6 नंबर में पूछ लिए जा सकते हैं, 4 नंबर में, क्योंकि इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही निकलते हैं। तो समझते हैं हरित क्रांति के पूरे टॉपिक को एक ही बार। ओके, देखिए हरित क्रांति क्या थी। 1960 के दशक में जब भारत में अकाल पड़ा, तो उसके बाद भारतीय सरकार ने 1966-67 में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए और कृषि क्षेत्र में कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया, जिसे हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, हरित क्रांति यानी कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए। क्योंकि जब 1965 में भारत में अकाल पड़ा था, तो भारत को अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ गया, है ना, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ था, मुद्रास्फीति हुई थी। तो ये चीज थी, इसीलिए खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए और किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। क्या विशेषता थी इस कार्यक्रम की? तो इस कार्यक्रम की सबसे पहली विशेषता ये थी कि हरित क्रांति के दौरान ऐसे इलाके जहाँ पे पहले से ही संसाधन ऑलरेडी मौजूद थे, ठीक है, वहां पर बेसिकली फसल की जा सकती है, जहाँ पे सिंचाई सुविधा अच्छी थी, उन इलाकों को, उन इलाके के किसानों को टारगेट किया, ठीक है। पहले से ही सक्षम जो किसान है, वो कम समय में अधिक उत्पादन कर पाएगा, तेज गति से उत्पादन कर पाएगा। साथ ही सरकार के द्वारा उच्च गुणवत्ता के बीज, ठीक है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं HYVS, ठीक है, HYVS। तो ऐसे जो बीज थे उनको उपयोग में लाया गया, अच्छे उर्वरक का उपयोग किया गया, बहुत सारे कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा का उपयोग किया गया। और सरकार ने फिर ये गारंटी दी कि तुम किसानों इस जो भी फसल उपयोग में लाओगे, जिसका प्रोडक्शन आप करोगे, उसको हम एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लेंगे, यानी कि आपकी फसल बर्बाद नहीं, ठीक है। तो भाई किसान जो थे उनको इस चीज का फायदा हुआ। तो वही बात, अब हम इसके परिणाम की बात करेंगे। तो हरित क्रांति के पहले बात करते हैं सकारात्मक परिणाम। सबसे पहला तो ये हुआ भाई कि कृषि के इतने ज्यादा विकसित होने की वजह से भारत जो था, इसमें खाद्यान्न की फसलें अधिक उत्पादित की जाने, ठीक है। अब भारत जो था वो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया, क्योंकि इसके पास खाद्यान्न की फसलें, गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी हो चुकी थी। अब भारत, जहाँ पे 1965 के दौरान ये आयातक था, हरित क्रांति से पहले आयातक था गेहूं वगैरह का, तो अब ये आयातक से निर्यातक बन गया, यानी कि अपने पास भी इसके इसके खाने के लिए हो गए, अब दूसरों को देने के लिए भी हो, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के दौरान नगदी जो फसलें थी, जैसे कि गन्ना, कपास, गेहूं, इनका उत्पादन ज्यादा किया गया। उसके बाद कृषि से संबंधित उपकरण व उद्योगों में विकास हुआ और परिणाम स्वरूप अन्य लोगों को भी रोजगार इससे मिलने लगा। फिर आती है इसके नकारात्मक प्रभाव की बात। तो नकारात्मक में क्या हुआ भाई? अनुचित लाभ हुआ। क्यों भाई? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और जो वेस्ट यूपी था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसान मजबूत हुए, बाकी के देश के किसान पिछड़ गए। तो इससे क्या हुआ? इससे आर्थिक समानता आई। क्यों? क्योंकि अमीर किसान और अमीर हो गया और गरीब किसान और गरीब हो गया, ठीक है। अधिक रसायन का उपयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान, अधिक उर्वरता का, तो इससे क्या हुआ? मिट्टी की उर्वरता में कमी आ गई और साथ ही पर्यावरण को भी कुछ ना कुछ हानि हुई इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप। चलिए, हरित क्रांति का ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन, जो कि क्या है? आजादी के बाद शुरुआती दौर में
भारत के द्वारा अपनाए गए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की आलोचना प्रस्तुत की। अर्थात भारत ने आजादी के बाद में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, आखिर इसकी आलोचना क्या है वो आपको बताएं। तो आलोचना दोनों ही लोगों के द्वारा की जाती है। एक तो है यहाँ पे दक्षिणपंथी यानी कि पूंजीवाद लोगों के द्वारा भी, और साथ ही वामपंथी यानी कि समाजवाद लोगों द्वारा। आइए समझते हैं। मिश्रित व्यवस्था भारत के द्वारा मिले जुले रूप में एक विकास के मॉडल को लागू किया गया जिसे मिश्रित व्यवस्था बोला जाता है, जिसकी आलोचना निम्नलिखित है। सबसे पहले पूंजीवाद। पूंजीवाद के लोग ये कहते हैं कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो निजी क्षेत्र होते हैं, इनको पर्याप्त जगह नहीं दी गई। जितना निजी क्षेत्र के लिए इन्हें करना चाहिए था, उन्होंने इतना नहीं किया। साथ ही विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, इनकी वजह से हम अपने निजी स्वार्थों को नहीं पूरा कर पा रहे। लाइसेंस और परमिट प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए। यानी कि ये जो लाइसेंस और परमिट प्रणाली भारत ने लाई है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो विदेशी कंपनियां कोई भी यदि भारत में आना चाहेगी, तो उसे लाइसेंस और परमिट लेना पड़ेगा पहले, तब व्यापार कर सकती है, तब अपनी कंपनी भारत में ला सकती है। तो इससे निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए इस अर्थव्यवस्था के तहत। ऐसी चीजों के आयात पे बाधा उत्पन्न की गई जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता था, जैसे मेक इन इंडिया प्रोसेस है ना। तो उसमें यही बात है कि हम जिस चीज का अपने देश में बना सकते हैं उसे हम खरीदेंगे नहीं। तो इसकी वजह से पूंजीवाद ये कहते हैं कि ये बात गलत है। निजी क्षेत्र के पास में अपने उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उन्हें सस्ता करवाने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास में कोई मार्केटिंग है ही नहीं। इसीलिए सरकार ने अपने नियंत्रण में ज्यादा से ज्यादा चीजें रखी है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ती है। ठीक है, ये बातें थी। अब इसकी आलोचना करते हैं समाजवाद। समाजवादी कैसे करते हैं? समाजवादी इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार को सामाजिक क्षेत्र के लिए जितना करना चाहिए उतना इन्होंने नहीं किया। जैसे कि जनता की शिक्षा, उनकी चिकित्सा की मदद करने के लिए इन्हें धनराशि को थोड़ा ज्यादा खर्च करना चाहिए था, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्रों को मुनाफा करवाने में मदद की है। ये समाजवादियों का कहना है। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनके लिए कुछ नीतियां बनानी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं कर रही हो, जो कि सरकार का हक भी है। हमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिले हैं, वो इसी के पॉइंट है। सरकार की वजह से एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है, मतलब उठ खड़ा हुआ है, जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह से अन्य सुविधाओं को भी भोग रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगर आपको अब क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, तो आप सभी बच्चे आंसर में कमेंट में लिखेंगे यस सर समझ में आ चुका है लाइव सेशन में। तब तक के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें। व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके डिजाइन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या, तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या फीचर थे वो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स और उसके बाद में इसके निगेटिव रिजल्ट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रेजेंट क्रिटिक ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्टेड बाय इंडिया इन द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्या क्या हुआ था इसका क्रिटिसिज्म। सबसे पहले तो राइट विंग यानी कि कैपिटलिज्म की बात आ जाएगी। राइट विंग क्यों इसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिस्ट विंग यानी कि सोशलिज्म इसको क्यों करते हैं, क्रिटिसाइज, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, डिमोटिवेशन सर जी किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये आपका चैप्टर 3 जो आपकी सेकंड वाली बुक है उससे लिया गया, नियोजित विकास की राजनीति, नियोजन वाला आपका जो चैप्टर है उससे लिया। ओके, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी प्यारे बच्चों को, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं और इस तरह से आप सभी ने पिछले 1.5 घंटे में क्लास 12 के अपने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो सैंपल पेपर 3 है, इसको इस एक ही घंटे में पूरा यहाँ पे सॉल्व करके समझ लिया है। ठीक है, आप सभी बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लेके आएंगे, मैप की वीडियोस आएंगी आपके लिए, कार्टून की वीडियोस आएंगी, पैसेज वाली वीडियोस आएंगी। इवन इस तीसरे सैंपल पेपर के अलावा कम से कम 5 सैंपल पेपर हम आपको और करवाएंगे। कितने 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 सर? 5 और सैंपल पेपर। तो चिंता मत करो, पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी करवा दी जाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है,
अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी हमारे चैनल की फैमिली काफ़ी छोटी है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल नोटिफिकेशन से ऑल पे सेट कर देना, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए करें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। चलिए, आप सभी को अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।